हेलो स्टूडेंट्स, अभी बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। इसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है कि दो एटम जो है अपन बात करेंगे, दो चीजें, दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, सब्सटेंस मिल रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, नए चीज दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसको समझने के लिए हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के लॉस पढ़ लिए बच्चों। अभी तक अपन 5 लॉ पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें पहला लॉ अपन ने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कभी भी मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। सेकंड लॉ हम लोगों ने बोला था डेफिनेट प्रपोर्शन, कि कोई भी कंपाउंड कहीं से भी आप उठा लोगे बच्चों तो उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। थर्ड लॉ हमारा क्या था, मल्टीपल प्रपोर्शन का था। इसका मतलब क्या बता रहे थे कि कभी भी दो एलिमेंट बच्चों अगर मिलते हैं आपस में तो एक एलिमेंट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा वाला अगर बढ़ता है तो वो हमेशा रेशो की फॉर्म में बढ़ेगा। वो कोई भी अपन कहेंगे कि अमाउंट कम ज्यादा नहीं होगा, बल्कि जो उसका इंक्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, रेशो की फॉर्म में होगा बच्चों। उसके बाद अपन ने कहा था, फोर्थ लॉ अपन ने पढ़ा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का मतलब ये था बच्चों कि अगर अपन बात करते हैं 3 एलिमेंट की, 3 में से अगर एक की बात करते हैं ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट अगर आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो जुड़ने का रेशो रहेगा बच्चों वो सेम रहेगा, और वही सेम रेशो वो फॉलो करेंगे जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि वॉल्यूम जो होता है कोई भी रिएक्शन में, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। सेम सिंपल रेशो के अंदर क्या होता है, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। इतना समझ में आ गया। अब अपन अपना आगे का हाइपोथेसिस पढ़ने के लिए बच्चों यहाँ पे हमको एक मेन टॉपिक पढ़ना जरूरी है, जो हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जॉन डाल्टन इनका नाम है पूरा, इन्होंने 1808 में बच्चों, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट हैं ये, जिन्होंने बहुत इन्वेंटरी थ्योरी की थी 1808 में। इन्होंने एक थ्योरी दी, एक अपनी क्या कहेंगे, अपने दिमाग लगाया उन्होंने बोला कि भाई कोई ना कोई चीज़ है, अपन कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बना हुआ होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी दीवार बनी है तो दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट अगर अपन कहें तो वो क्या होगी बच्चों, ब्रिक, ईंट होगी, ईंट से ही तो दीवार बनी है पूरी। ठीक इसी तरीके से अपन कहते हैं इतनी सारी चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग मैटर की जो हम लोगों ने बात की थी, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी कोई ना कोई स्मॉल यूनिट तो होगी ही होगी। उस स्मॉल यूनिट को जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला, और इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमारे काम आई। उन्होंने पता लगाया कि जो छोटी यूनिट है जिससे मिलकर सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई है, उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया एटम। उन्होंने बताया कि वो स्मॉल यूनिट या सबसे छोटा वाला पार्टिकल कहें हम, छोटा कण या छोटा पार्टिकल जिससे इतनी सारी चीजें मिलकर बनी हुई है, उसको उन्होंने नाम क्या दिया बच्चों, एटम नाम दिया। कि एटम ये एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसके आगे फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ लेकिन डाल्टन की थ्योरी थी। डाल्टन साइंटिस्ट ने जो बताया था बच्चों, उसकी थ्योरी थी ये, उसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन भी हुए हैं, और क्या हुए हैं वो हम देखेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने हमें बताया क्या था। डाल्टन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अपन ने क्या बोला, मैटर मतलब अभी हम पढ़ के आए थे। मैटर के बारे में बच्चों हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है वो क्या होता है, मैटर का ही भाग है। सॉलिड भी होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इसके अंदर अपन ने कहा था कि पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बना हुआ होता है ये। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम कह रहे थे कि जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने 1808 में एक अपने को क्या बताई थी, एक थ्योरी बताई थी। वो थ्योरी के अंदर वो लोग क्या बता रहे थे, साइंटिस्ट ने क्या बताया अपन को, कि यहाँ पे कहा कि मैटर जो है, कोई भी चीज़ अपन बात कर रहे थे कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारी किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो वो पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की अपन ने, कोई कण की बात करी जिससे मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हुई है। पदार्थ या मैटर जो है वो किससे बना हुआ होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब क्या है बच्चों, कि उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक छोटा पार्टिकल ऐसा जिसको और अपन तोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग कहते हैं कि पूरा मकान बनाए तो मकान किससे बनाए, दीवारों से बनाए। दीवारों को और छोटा करो तो किससे बनाए, ईंटों से मिलकर बनाए। ईंटों को तो और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ईंट ही एक सबसे क्या बोलेंगे अपन, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है, हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो ठीक इसी तरीके से जब अपन बात करते हैं कि कोई मैटर बना होगा, कोई भी पदार्थ बना होगा, कोई मैटर होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो बना हुआ किससे होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से।
इनडिविजिबल का मतलब ये है कि हम उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एटम कहते हैं। वो पार्टिकल जो छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या कर रहा है बच्चों, मैटर को बना रहा है, तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। ये किसने बताया हमें, डाल्टन ने बताया। ठीक है, अब सेकंड पोस्टुलेट या सेकंड पॉइंट जो था इनकी थ्योरी का, वो क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे शेप, साइज एंड मास। यहाँ पे हमने क्या कहा बच्चों, एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, एलिमेंट क्या होते हैं, जो अर्थ में पाए जाते हैं, जो कि अपन कहते हैं कि जो एलिमेंट आपको मिलेगा, जो तत्व आपको क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जो हमको अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिसे अपन कहते हैं ना बच्चों कि कैल्शियम का आपको मिला, मैग्नीशियम मिला, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, H2 की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, एलिमेंट अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी एलिमेंट में ही आते हैं। जो अपन ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों लोअर क्लासेस में, आपने क्या पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, आवर्त सारणी, उसमें जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं वो सारे एलिमेंट ही तो कहलाते हैं, जो भी इसमें पाए जाते हैं चीज़ें। ठीक है, जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट अपन बात करते हैं बच्चों, वो सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो सारे एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। बात समझ में आ गई। अब अपन ने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कहा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के सारे एलिमेंट, एटम जो होंगे बच्चों सेम होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन गैस की बच्चों अगर अपन बात करते हैं तो ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम है इसके। बात समझ में आ गई। अब दोनों हाइड्रोजन जो है वो कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे, सभी रिस्पेक्ट में सेम होंगे, मतलब उनका शेप भी एक जैसा ही होगा। मान लो इस हाइड्रोजन का शेप ऐसा है तो दूसरे वाले का भी तो ऐसा ही होगा, है। अपन कहते हैं सर्कल, छोटा सा सर्कल है तो उसका भी ऐसा ही होगा। फिर अपन ने कहा कि साइज मतलब इतना होना चाहिए, इतना छोटा है तो इतना ही छोटा होगा। जैसे हम कहते हैं टेनिस बॉल, टेनिस बॉल जितना साइज है तो दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी उतना ही होगा। और मास अपन कह देते हैं, मास मान लेते हैं कि भाई ये 5 ग्राम का है, छोटा सा, इतना मान लिया हमने, 5 ग्राम का, तो ये भी तो 5 ग्राम का ही होगा, ये तो ऐसा नहीं कम या ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे बच्चों, वो हर रिस्पेक्ट में एक जैसे होंगे। इसका मतलब उनका मास भी सेम होगा, इसका मतलब उनका शेप भी एक जैसा होगा, और उसका मतलब उनका साइज भी एक होगा, क्योंकि एक ही तो है। हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं, जो रात दिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस अपन लेते हैं बच्चों, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम में काम में आता है अपना। तो ऑक्सीजन गैस भी तो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, और दोनों ऑक्सीजन एटम क्या है, एक जैसे ही तो होंगे, आइडेंटिकल होंगे O2 के, ये दोनों एक जैसे ही होंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को। थर्ड पॉइंट पे अपन बात करते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई। अब जो डिफरेंट बच्चों डिफरेंट एलिमेंट हैं, उन सब के एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेम एलिमेंट हमने बात करी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस। अब मैं कह देती हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करो, इनके एटम तो अलग अलग ही होंगे, इनका अलग शेप होगा, इनका अलग साइज होगा। बात समझ में आ गई। डाल्टन ने हमें क्या बताया, सबसे पहले कहा कि मैटर जो बना हुआ होता है सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उस छोटे पार्टिकल को इससे नाम दे दिया एटम। वो ऐसा पार्टिकल है कि जिसको और आगे आप तोड़ नहीं सकते। ये था डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चों कुछ चेंजेस भी है, वो अपन देखेंगे कैसे आए, ठीक है। उसके बाद अपन ने अभी डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझते हुए चल रहे हैं कि भाई डाल्टन ने बता दिया सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको और तो आप तोड़ नहीं सकते, उसको आपने कह दिया एटम। अब हमने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे ही होंगे, हर तरीके से एक जैसे होंगे, दिखने में भी होंगे, साइज में भी होंगे और मास में भी होंगे। दूसरी चीज हमने कह दी कि भाई डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट होंगे। जब एलिमेंट ही बदल गया तो उसके एटम भी बदल गए, ठीक है। जैसे अपन ने बात कर दी कार्बन के एटम अलग होंगे तो नाइट्रोजन के अलग होंगे, हाइड्रोजन के अलग होंगे, ऑक्सीजन के अलग होंगे। ये कभी भी आपस में चारों आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब क्या होंगे, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग भार के होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गई अपनी थर्ड पॉइंट। फोर्थ वाले की बात करते हैं अपन, एटम ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब हमने कहा कि भैया छोटी सी यूनिट है, ये छोटी यूनिट क्या करती है, जब बच्चों आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है। जैसे मान लो हमने कहा कि ईंट है, ईंट छोटी यूनिट है, ईंट की क्या करते हो आप, एक के ऊपर एक रख के क्या बनाओगे, एक दीवार तैयार करोगे। तो ईंटों से मिलकर क्या बनी दीवार, एटम्स से मिलकर क्या बना, मॉलिक्यूल। जैसे कि हम बात कर लेते हैं CH4 मीथेन गैस, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना, तो ये क्या हो गए, टोटल 5 हो गए। इसमें 5 क्या हो गए बच्चों, 5 एटम्स हो गए, 5 एटम हो गए ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट वाला भी हो सकता है, डिफरेंट वाला भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट है ना, 4 हाइड्रोजन तो एक जैसे हो गए लेकिन एक कार्बन अलग हो गया। बात समझ में आई सबको? अपन यहाँ पे अपन जैसे कह देते हैं वाटर मॉलिक्यूल बना, H2O जो है वो क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल, एक तरह का यौगिक ही तो है, अणु अपन बात करते हैं, ठीक है। एटम को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, परमाणु, छोटा कण। उसके बाद अपन इसको कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, एक या एक से ज्यादा, अपन कहेंगे एक से ज्यादा एटम से मिलकर जो बनेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब इसमें एटम हो सकता है एक जैसे हो और हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। कार्बन कार्बन के भी बनते हैं, कार्बन कार्बन का आपने सुना हो तो पॉलीमर होता है बच्चों, बहुलक सुना है पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर क्या होती है, कार्बन की लंबी चेन होती है, तो मतलब एक जैसे एटम हो गए। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने बात करी कि एटम जो है वो डिफरेंट हो चाहे सेम एलिमेंट के हों, वो क्या करेंगे, हमेशा जुड़ेंगे और जुड़ के आपको क्या दे देंगे, मॉलिक्यूल दे देंगे। जैसे हमने देखा भाई मीथेन गैस होती है, जैसे हमने देखा H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है, और भी CO2 देख लो या दूसरे अदर देख लो, अमोनिया अपन ने देखा था, अपन ने जो लास्ट वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था भाई ये चीज़ें होती है, रिएक्शन में बन रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होती थी, मॉलिक्यूल ही तो थी। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद बात करते हैं अपन, दे कंबाइन इन सिंपल रेशो, दे कौन, एटम्स। यहाँ पे बच्चों एटम की बात चल रही है इसलिए मैंने यहाँ पे दे लिख दिया, मतलब एटम्स के बारे में बताया है। दे कंबाइन इन सिंपल रेशो, मतलब ये जब कंबाइन होते हैं, जो जुड़ते हैं, तो ये क्या होते हैं, साधारण रेशो के रूप में जुड़ते हैं। सिंपल रेशो जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अपन ने क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का रेशो 1 तो ऑक्सीजन का रेशो 8। क्या ये कोई फ्रैक्शन में है? फ्रैक्शन में मतलब ऐसा तो नहीं है भाई इसमें है 1/8, 1/8 या 1/4 या 1/6 या 1.33 या 1.44, इस तरह के रेशो में नहीं जुड़ते बच्चों। ये जुड़ते हैं तो कंप्लीट नंबर के रेशो में जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब अपन ने देखा था रेशो निकल रहा था तो कंप्लीट रेशो होगा, कंप्लीट मतलब एक हाइड्रोजन से इतने ऑक्सीजन का क्या होगा, इतने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ रहे हैं, ये कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशो की फॉर्म में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो हम लोगों ने देख लिया था, बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। जब अपन नंबर देख रहे थे तो नंबर क्या थे, पूरे पूरे नंबर थे, वो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए वो बाद में अपन ने उसको डिवाइड किया, अदरवाइज वो सिंपल रेशो आपको सिंपल नंबर की फॉर्म में मिलेगा। बात समझ में आ गई ये चीज़ कि ये कभी भी कंबाइन होंगे तो ये सिंपल रेशो की फॉर्म में कंबाइन होंगे, कॉम्प्लेक्स रेशो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं एटम ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ये लाइन बच्चों ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा, कोई भी 2 एलिमेंट के एटम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट रेशो में कंबाइन होकर हमको बहुत सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अपना वही कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला। ये 2 एलिमेंट के एटम है, नाइट्रोजन के एटम ये वाला, ऑक्सीजन का एटम ये क्या कर सकते हैं, दोनों एलिमेंट के एटम आपस में अलग अलग रेशो में जुड़ सकते हैं। NO दोनों मिले तो क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद 2 नाइट्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर वापस से ले लो N2, फिर वापस से O3 बन रहा था, N2O4 बन रहा था, N2O5 बन रहा था, अलग अलग रेशो में जुड़ रहे हैं सारे। तो अपन ने यहाँ पे क्या बात कह दी कि एटम ऑफ 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट के एटम वो क्या कर सकते हैं, आपस में अलग अलग रेशो में जुड़कर हमें एक से ज्यादा क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, या एक से ज्यादा क्या देंगे, आपको कंपाउंड दे देंगे। बच्चों समझ में आ गई ये बात, इसका पोस्टुलेट हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम, जो एटम की हमने बात करी, एटम की हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा कण जो है हमारा, वो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। केमिकल रिएक्शन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए वो भाग ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे कह रहे थे बच्चों, ये H2 + ½ O2 मिलकर क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या एटम ही तो है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन की बात कर लेते हैं, C + O2 CO2 बनाता है। तो यहाँ पे आप खुद देख लो कि कार्बन का एक एटम है, मतलब छोटा कण है, छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, वो क्या कर रहा है, वो अभिक्रिया भी कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शन भी दे रहा है हमको, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आप एटम को बना सकते हो, ना ही आप एटम को खत्म कर सकते हो। एटम जो है वो आपको क्या मिलेगा, अर्थ में मिलेगा, पृथ्वी पे जो है उपस्थित है वो उपस्थित रहेगा, वो ना तो खत्म होगा, ना ही अपन उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लैब में गए और लैब में हमने खुद ने अपने हाथों से बना लिया। बात समझ में आ गई बच्चों, ये चीज़ क्लियर है।
अभी तक डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसने क्या बताया था कि जो भी मैटर है वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन पार्टिकल को इसने नाम दे दिया कि भाई वो एटम कहलाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा एटम ऐसी चीज़ है जिसको आगे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सेम एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ेंगे तो क्या होंगे, उनका शेप साइज एक जैसा होगा, बाहर भी एक जैसा होगा। डिफरेंट वाले जुड़ेंगे तो डिफरेंट का सारी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा कि भाई एटम जो है वो आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, हमें मॉलिक्यूल देते हैं। ये जुड़ते हैं तो ये साधारण रेशो के रूप में जुड़ते हैं। रेशो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलेगा, सिंपल रेशो होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि भाई एटम जो है दो एलिमेंट के अगर आपस में कंबाइन हो तो एक से ज़्यादा हमें कंपाउंड दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड ही बनाए, वो नाइट्रिक भी बना सकते हैं, वो नाइट्रोजन टेट्रा ट्राई पेंटा वो कुछ भी बना सकते हैं। अलग अलग रेशो में जुड़ने की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिल जाए तो मीथेन, फिर 2 कार्बन के साथ अपन कहते हैं कि और कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन मिल गई, तो फिर आप पढ़ते हो ना एथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं। कब मिलेंगे, जब उसमें अपन कह रहे हैं हाइड्रोजन अलग अलग रेशो में जुड़ जाएं। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात करी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो छोटा पार्टिकल है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है, केमिकल रिएक्शन भी कर सकता है। फिर हमने कहा कि पार्टिकल जो है ना तो आप उसको बना सकते हो ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अब ये डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जब उसने सर्च किया था तो आप खुद दिमाग लगाओ, इसने कब सर्च की थी, रिसर्च कब किया था, 1808 में, बहुत पहले। तो इसका मतलब उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए होंगे, इसका मतलब उन्होंने और भी ज़्यादा निकाले होंगे कि हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो और हो सकता है कुछ नई थ्योरी भी सामने लाई जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी बच्चों तो इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, इसने कहा कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के उनका डिफरेंट मास, साइज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों होती हैं वो उसने हमें डिटेल में नहीं समझाया। इसने कह दिया भैया ऐसे ऐसे होती है, पर क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका, वो कारण हमको इसने ढंग से दिया नहीं। एक्सप्लेनेशन इसका पूरी तरह से हम कहेंगे इसका विस्तार पूर्वक इसने हमें इसके बारे में बताया नहीं कि होता कैसे है। बात समझ में आ गई। उसके अलावा अपन ने कहा कि सेम एलिमेंट के जो होंगे उनके सबका साइज सेम और मास जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका आंसर उसने नहीं दिया। अब किस केस में नहीं होता वो भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस है जिसके अंदर इसने क्या बताया कि सेम एलिमेंट अपन ने देख लिया, सबका साइज शेप वो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ अपन पढ़ते हैं बच्चों, जब साइंस पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शन। अपवाद तो हर जगह होता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। उस एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने हमको नहीं बताया। ठीक है, और ये भी अलग अलग होते हैं, तो क्यों होते हैं ऐसा वो भी उसने हमको नहीं बताया। बात समझ में आई। और एक और पॉइंट कि अपन इसने क्या कहा था कि एटम ऐसा है जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जब इसमें और थ्योरीज हुई, थ्योरी का पता लगा, तब हमें ये पता चला कि ये जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है लेकिन इनडिविजिबल नहीं है, मतलब इसको और भी तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं वो अपन आगे देखते हैं। तो ये जो कुछ बच्चों इसके लिमिटेशंस थे वो आगे चल के हमको पता चले। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो कैसे पार्टिसिपेट करता है, एक ही अपन बात कर रहे हैं ना, एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है, कैसे देता है, उसका कोई भी डिटेल इसने नहीं दिया। बात समझ में आ गई। अभी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। उसने बताया भाई एक एटम पता लगाया कि एक एटम है जो छोटा सा यूनिट है जिसकी वजह से सारे मैटर मिलकर बने हुए हैं। अब उसकी कुछ पोस्टुलेट जो उसने बताया, कुछ पोस्टुलेट सही थे और कुछ में क्या थे बच्चों, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशंस का एक्सप्लेनेशन डाल्टन नहीं दे पाया। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने और भी अपनी रिसर्च की। उस रिसर्च में उसने पता लगाया कि भैया इसमें क्या क्या कमियां हैं तो उनको दूर किया जाए। उसके बाद जो थ्योरी आई ना बच्चों अपने पास, वो आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये तो डाल्टन की थी, डाल्टन की थ्योरी आई, उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को सुधार कर साइंटिस्ट अपनी नई थ्योरी लेके आए, जिसमें अपन ने क्या बताया, उसको नाम दिया बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नाम दिया उन लोगों ने। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी लेके आए, उसमें उन्होंने क्या बताया वो आप नोट कर लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी लेके आए वो लोग, ये रब कर देती हूँ यहाँ से। बात समझ में आ गई। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, है ना। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं वो हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें मैच नहीं करती।
ठीक है। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब और भी रिसर्च हुई तो बच्चों पता चला कि मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल इनडिविजिबल नहीं होता। ये पार्टिकल डिविजिबल होता है, मतलब इस पार्टिकल को, इस छोटे से कण को आप और भी डिवाइड कर सकते हो। किसमें करते हो बच्चों? अगर आपको पता हो तो आप अपन पढ़ते हैं जब एटम के बारे में, तो इसमें क्या कहा था डाल्टन ने कि एटम ऐसा है, सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आगे थ्योरी यूज हुई तो थ्योरी में पता चला कि भाई ये एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है, जिसके अंदर क्या मिलता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बात समझ में आई? आप लोगों ने अगर लोअर क्लासेस में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा एटम जो होता है, एटम की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम समझ लेते हैं बच्चों की जब आपने देखा कि एटम सबसे छोटा है, ठीक है। अब अपने एटम बात कर ली कि एटम छोटा है, उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब साइंटिस्ट ने और इसके बारे में स्टडी की तो पता चला इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं इसके, जिसमें क्या होता है, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट, सेंटर वाले पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके बाहर वाले पार्ट में बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन को समझना हो तो सिंपल वे में अपन समझ लेते हैं इसको। जैसे आप लोगों ने सेब देखा है, एप्पल, एप्पल सब लोगों ने खाया है, सबने देखा है एप्पल क्या होता है। अब आपको पता होगा जब एप्पल आप बीच में से कट करते हो तो आपको पता है कि एप्पल का स्ट्रक्चर कुछ बीच में से ऐसा दिखेगा आपको। ये देखो, ये एप्पल इस तरीके से स्ट्रक्चर पे तो ध्यान मत देना, अपन ऐसे ही समझ लेते हैं इसको, ये एप्पल है, ठीक है। अब इसका बीच का पार्ट बच्चों आपको पता हो तो इतना पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वेस्टेज होता है, कचरा होता है। इस कचरे में आपको पता होगा यहाँ पे 2 बीज रहते हैं। बात समझ में आई? एप्पल सबने देखा है, अगर बीच में से कट करो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देगा, जिसमें अपन क्या कह रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट जो अपन कहते हैं ना बच्चों, ये चीज़, इसको अपन क्या मान सकते हैं कि एटम तो पूरा है, पूरा सेप को आपने क्या मान लिया, एटम मान लिया। एटम का बीच वाला जो पार्ट अपन, जिसमें अपन कहते हैं 2 बीज फंसे हुए, वो 2 बीज कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया आपका प्रोटॉन, एक को आप मान लो न्यूट्रॉन। जैसे बीच में पाए जाते हैं सेम वैसा ही एटम के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं ये पल्प जो हम खाते हैं, जो हिस्सा हम लोग खाते हैं व्हाइट कलर का, जिसको हम पल्प कहते हैं, वो पल्प वाला एरिया अपन मान लेते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कहीं पर भी हो सकते हैं। पूरे पल्प में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो पल्प क्या होता है, उसके चारों तरफ रहता है, बीच वाला जो हिस्सा रहता है, आपने देखा होगा पतला सा, उसके अंदर एक कोटिंग होती है, पतली सी परत पड़ी हुई होती है सेब के अंदर। अगर आपने देखा होगा बच्चों तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे पतली परत बनी हुई है, मतलब ये क्या है, कवर है ना, ये अंदर का हिस्सा, 2 बीज तो कवर है अंदर के, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, पल्प है, जिसको हम खाते हैं। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही उपस्थित होंगे इसमें। बात समझ में आ गई? तो अब क्या हुआ, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जब खोज हुई तब उन्होंने क्या करा, डाल्टन के इस पोस्टुलेट को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैटर जो है वो छोटी यूनिट से तो मिलकर बनता है, लेकिन वो छोटी यूनिट का जो पार्टिकल है वो कभी भी इनडिविजिबल नहीं होता, वो डिविजिबल होता है, मतलब आप उसको तोड़ सकते हो। किस में तोड़ोगे, उसके 3 पार्ट में तोड़ दोगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। जिसमें इलेक्ट्रॉन तो पाया जाएगा किसमें, एक सेंटर पाया जाता है, मध्य का भाग, जिसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया? जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कोई क्लास चल रही है, क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे शांत हैं, समझदार है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे शांत बैठे हैं, ठीक है। अपन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर कुछ चार्ज पाया जाता है, जो अपन देख लेते हैं। प्रोटॉन जिसके ऊपर अपन ने बात की उस पर चार्ज पाया जाता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को आप रिलेट कर सकते हो न्यूट्रल से, न्यूट्रल कहते हैं अपन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, ठीक है। वो शांत है, उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। और बाहर जो घूम रहे हैं वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब हम कह देते हैं भाई स्कूल चल रही है, स्कूल के अंदर आपको पता है क्लास में टीचर ने बोला भाई शांति से बैठो। अगर क्लास में टीचर नहीं है तो क्या होता है बच्चों, सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। उनमें से क्या होगा, मान लेते हैं क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से क्या है 8 बच्चे तो बाहर चले गए और 2 शांत बच्चे बैठे रहे, जिसमें इससे एक पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, एक अच्छा बच्चा है, एक न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो शांति से बैठा, उसको कोई मतलब नहीं है, ना उसको बाहर की दुनिया पसंद है ना अंदर बैठना पसंद है, फिर भी ठीक है बैठा है तो बैठा है, साथ में बैठ गया, वो न्यूट्रल हो गया वो। अब जो नेगेटिव चार्ज वाले मतलब क्या हो गए, शरारती बच्चे, जिनकी छवि नेगेटिव है तो उसको अपन क्या कहेंगे, शरारती बच्चे ही हैं। वो क्या करेंगे, चारों तरफ घूमते रहेंगे, क्लास के चारों तरफ घूमते रहेंगे, क्लास के अंदर नहीं आएंगे, वो टीचर है ही नहीं तो हम क्यों चाहें। बात समझ में आई? तो ठीक ऐसे ही अपन एटम का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं क्या। प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब अच्छा बच्चा है जो अंदर बैठा है। न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उसको बाहर भी नहीं पसंद, उसको अंदर भी नहीं पसंद, पर बैठा है वो, बाहर घूमने से तो अच्छा इधर ही बैठा रहूँ मैं। न्यूट्रल है, वो शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अंदर बैठा है। इलेक्ट्रॉन शरारती बच्चे, नेगेटिव जिसकी इमेज ही खराब है, नालायक बच्चे हैं जो बाहर घूम रहे हैं क्लास के, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए।
बात समझ में आ गई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, एटम का हो गया। इसका मतलब एटम को आपने क्या करा, 3 भाग में डिवाइड कर दिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन कहेंगे कि एटम क्या है, एटम को तोड़ा जा सकता है। 3 चीज़ों में आप एटम को तोड़ सकते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। अभी कैसे आता है, क्यों होता है ये, और इलेक्ट्रॉनों की संरचना क्या होती है बच्चों, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अभी जो अपन चल रहे हैं इसके जस्ट बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें कई थ्योरीज आई हैं, जिसमें डाल्टन ने भी अपने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। बात समझ में आ गई। अभी अपन ने इसकी पोस्टुलेट देखे, कुछ पॉइंट देख लिए। अब मॉडर्न थ्योरी जो कर रही है, क्या क्या कर रही है, एक एक पॉइंट को क्रॉस चेक करके बता रही है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। पहले पॉइंट की कमी आपको समझ में आ गई। पहले पॉइंट में डाल्टन ने ये चीज़ तो बता दी कि भैया मैटर मिलके बना हुआ है छोटे पार्टिकल से, लेकिन छोटा पार्टिकल इनडिविजिबल नहीं है, उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसपे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन नाम के मुताबिक उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जिसपे किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब अपन चलते हैं दूसरे वाले पोस्टुलेट की क्रॉस चेक पे। इसने कहा था बच्चों, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या कहा था इसने कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सारे एलिमेंट, सारे क्या होंगे, एटम एक जैसे होंगे, मतलब उनका वेट भी वही रहेगा, उनका मास भी वही रहेगा। जैसे आपको पता हो तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं बच्चों, ये जो बात हुई ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना क्या होता है, एटम के ऊपर, खुद के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज मतलब वो क्या रहता है, उदासीन होता है। बात समझ में आई। एटम पे चार्ज क्यों नहीं रहता, क्योंकि अंदर तो है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसका तो खुद का कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम हाइड्रोजन के ऊपर बताते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते हैं इसके पास एक क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। ये हम और फर्दर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी हमको ये समझना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला, हाइड्रोजन जो है बच्चों, कोई भी एटम होगा, एटम के अंदर अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बराबर नंबर में होंगे तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल हो पाएगा, तभी वो उदासीन होगा, बैलेंस होगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर क्लास में सिर्फ पॉजिटिव ही बच्चे रहें तो भी मज़ा नहीं आता, नेगेटिव ही रहें सारे तो भी मज़ा नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बच्चे होंगे तो क्लास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जितने शरारती बच्चे उतने अच्छे बच्चे भी है, तो दोनों क्या करेंगे, माहौल क्लास का बैलेंस कर लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अपन ऐसा तो नहीं कर सकते सारे शरारती बच्चों को एक क्लास में भेज दो, क्लास नहीं चलेगी। सारे शांत बच्चों को एक जगह बैठा दोगे तो फिर वही क्लास अच्छी चलती रहेगी, बाकी दूसरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आधे बच्चों को दूसरी क्लास में भेजो, आधों को इधर भेजो। आधे शैतान आधे अच्छे बच्चे दोनों को एक टीचर बैलेंस कर सकता है, सारे शैतान बच्चों को टीचर बैलेंस नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ में आया। तो क्या करता है, कभी भी बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। बात समझ में आई, तभी क्लास क्या रहेगी, उदासीन बनी रहेगी। किसी प्रकार का क्या होगा, कोई भी अपन कहेंगे कोई चार्ज उस पर नहीं होगा, कोई भी तरह का कोई चार्ज या आवेश उस पर नहीं आएगा। अब जब अपन बात करते हैं एटम की, तो एटम में हम लोग क्या बताते हैं, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तभी वो क्या रहती है, क्लास शांत होती है, मतलब एटम जो है वो शांत होता है। बात समझ पाए मेरी। अब यहाँ पे अपन ने कहा चार्ज बच्चों किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन तो क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो शांत बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी चीज़ का भार बढ़ाता है, भार मतलब वेट बढ़ाता है। बात समझ में आई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि क्या है, अपोजिट चार्ज हैं। ये हम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ पाए। न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, पर न्यूट्रॉन बैठेगा, उपस्थित तो रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ देखना, जब हमने कहा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी रहता है, उसको हम ऐसे लिख के बताते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक अपन क्या बताएंगे, उसको प्रोटॉन बताएंगे, है ना। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया कि इसको इस तरह से लिख के बताते हैं। न्यूट्रॉन को हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि न्यूट्रॉन से भार बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पे बात है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। बात समझ में आई। क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता, वो हम लोग और डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हमको अभी क्या समझना है बच्चों, अपन को सेकंड वाले को, पोस्टुलेट को यहाँ पे गलत साबित करना है। गलत साबित कैसे करना है वो देखिए। इसने क्या बोला, जब हाइड्रोजन की अपन ने H2 की बात करी, हाइड्रोजन गैस है, इसने क्या कहा था हमें कि भाई हाइड्रोजन गैस है, तो दोनों हाइड्रोजन जो होंगे उनके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, मतलब इनका भार एक समान है।
यहाँ पे जब बात आई मास की, भार की, तो भार किसकी वजह से होगा? जो बीच में प्रोटॉन पड़ा है उसकी वजह से। पॉइंट समझ में आया? अगर एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका भार क्या रहेगा? कम रहेगा, लेकिन दोनों का एक समान है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज अपन लेके आते हैं। आपने आइसोटोप के बारे में सुना है? आइसोटोप्स के बारे में सुना है? आइसोटोप अपन कहते हैं ऐसे एलिमेंट है जिसका क्या होता है? मास चेंज होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास बदल जाता है। मास किसकी वजह से बदल रहा है बच्चों? तो वो देखना आप, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है यहाँ पे। बात समझ में आई? प्रोटॉन का नंबर बदलेगा या न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा? न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है यहाँ पे। पॉइंट समझ में आया? मतलब ये चीज़ समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं अपन? देखो वापस से समझाती हूँ। मैंने क्या बोला यहाँ पे? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा डाल्टन के पोस्टुलेट में? वो हमें क्या कह रहा था बच्चों की सेम एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं? सभी रिस्पेक्ट में एक जैसे होते हैं। शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, मास एक जैसा होगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं इनके आइसोटोप्स की, आइसोटोप क्या होते हैं? हाइड्रोजन का सुना है? हाइड्रोजन का ड्यूटोरियम, ट्राइटेरियम नाम सुना है आप लोगों ने? हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, उसका अपन क्या बता रहे थे? 11H। हमने कहा यही होना चाहिए, डाल्टन के अकॉर्डिंग सेम एटम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है? 1, ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन का, जिसके अंदर क्या करेंगे अपन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है बच्चों वो बदल जाती है ना? कैसे बदलती है, किसकी बदल रही है और क्या बदल रही है, वो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे। अभी आप लोगों को अपन बता देते हैं। अपन ये चीज समझ लेते हैं बच्चों। आइसोटोप नाम सुना है? आइसोटोप का मतलब ये होता है कि भाई इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पहले नंबर पे आता है, तो उसका नंबर तो सेम ही रहेगा। लेकिन क्या होगा? उसी के जैसे उसका एटॉमिक मास जो होगा बच्चों, मास बढ़ जाएगा। ये सुना है अपन ने? एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास क्या होता है? मास बढ़ जाता है। इसीलिए अपन उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। अब अपन ने यहाँ पे क्या कहा था? ये चीज आप देखो, इसने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम क्या होंगे? सेम होंगे, उनका मास एक जैसा होगा। तो डाल्टन तो कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन, अपन ने कहा हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन है जिसके अंदर क्या होना चाहिए? इनका मास सेम होना चाहिए। लेकिन जब अपन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वो हमें बताती है कि आइसोटोप में मास बदल जाता है। इसका मतलब ये पोस्टुलेट क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ पाए आप लोग? पॉइंट समझ में आया? सबसे पहला डाल्टन ने कहा था कि भैया इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने जब पता लगाया तो बोला कि भाई इसको तोड़ भी सकते हो। इसने कहा तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब अपन ने देखा तो अपन ने देखा कि भाई आप उसको तोड़ सकते हो, 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। इतनी पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज इसने बोला कि भाई सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, वेट में भी एक जैसे होंगे। ये 5 किलो का है भाई, एक हाइड्रोजन 5 किलो का, तो दूसरा भी 5 किलो का ही होगा। ऐसा नहीं 5, 6, 10 किलो का हो। लेकिन जब हम लोगों ने बच्चों इसके बारे में पढ़ा, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा सेम हाइड्रोजन एक 5 किलो का भी है इसके पास, एक 10 किलो का भी होगा, एक 15 किलो का भी होगा। बात समझ पाए? इसका मतलब क्या हुआ? मास बदल गया। आइसोटोप की उपस्थिति की वजह से मास बदल गया। कार्बन का सुना है आपने? कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन 12 होता है इसका मास, लेकिन कार्बन 13 भी पाया जाता है और कार्बन 14 भी पाया जाता है। सुना है आप लोगों ने? कार्बन 12, 13, 14। कार्बन की जब बच्चों बात की जाती है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, है ना? कार्बन का एटॉमिक नंबर अपन 6 बताते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर जो है उसका तीनों कार्बन का 6, 6, 6 ही रहेगा, लेकिन इनका मास जो है बच्चों बदल जाएगा, है ना? यहाँ पे मास बदल के इनका क्या हो जाएगा? 13, 14 हो जाएगा। 13 मतलब क्या हुआ? आपने वेट बढ़ा दिया। आइसोटोप ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक मास बदल जाता है, इनका भार जो है बच्चों, वेट जो है वो बदल जाता है। पॉइंट समझ में आया? आइसोटोप तो पढ़े हैं अपन ने। आइसोटोप समझ में आ गए कैसे होते हैं? कि इनका एटॉमिक मास तो सेम रहता है लेकिन इनका वेट बदल जाता है, इनका वेट बढ़ जाता है। तो आइसोटोप की वजह से अपन ये अपना जो कॉन्सेप्ट है ये तो गलत ही हो गया। ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट के एटम का जो है वेट भी सेम होना चाहिए, लेकिन जब हमने आइसोटोप पे गए तो आइसोटोप पे हम कहते हैं कि भाई सेम एटम ही है लेकिन इनका वेट अलग अलग हो जाता है, बाहर अलग अलग हो जाता है। जैसे अपन ने बोला ना भाई 5 किलो का ये है, मान लो कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन 10 किलो का ये है तो ये 20 किलो का हो गया, अगला वाला 30 किलो का हो गया, वेट तो अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये पोस्टुलेट क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पॉइंट पे चले। मॉडर्न थ्योरी ने क्या करा? 2 पोस्टुलेट को गलत साबित कर दिया। इंडिविजिबल था लेकिन बाद में पता चला भाई वो डिविजिबल है, उसको तोड़ सकते हो। सेकंड पॉइंट में इसने कहा भाई सेम एलिमेंट का भार भी सेम ही होता है,
लेकिन हमें पता चला आइसोटोप की वजह से भार भी बदल जाता है, वेट भी बदल जाता है, मास भी अलग अलग आता है। पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों अपन चलते थर्ड वाले पे, जिसमें क्या कह रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। डिफरेंट एलिमेंट के एटम का मास भी डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन आपने आइसोबार्स सुने हैं? आइसोबार्स, दो बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ठीक है। अपन है ना दो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा, एक तो पढ़ते हैं अपन आइसोटोप। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता हो हम समझ लेते हैं। आइसोटोप क्या बोलते हैं अपन लोग? ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, जिनका एटॉमिक मास सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है। पर क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक वेट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। बात समझ में आई? इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं हम कहेंगे जिनके अंदर उनके एटम जो है, एटम का एटॉमिक मास तो सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। जैसे एग्जांपल अपन ने देखा हाइड्रोजन और कार्बन के। ठीक है। आप देखोगे एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 तो सब में 6 ही रहेगा, लेकिन इसका वेट बदल जाएगा, भारी हो जाएगा, ये आगे वाला उससे भारी, तीसरा वाला और उससे भारी। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाइड्रोजन का भी बदलेगा, हाइड्रोजन का इधर ये इसको लिखते हैं इस तरीके से ना, मैंने वो गलत तरीके से लिख दिया था पहले, इसमें वही लिखेंगे 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, इस तरीके से 1 2 3 है ना। तो मतलब वेट बता रहे हैं अपन, वेट बदल रहा है, क्यों बदल रहा है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पोस्टुलेट को गलत कर रहे हैं। ठीक है। पहला पोस्टुलेट हमने गलत कर दिया, दूसरे वाले में हमने कहा कि भैया आइसोटोप की वजह से ये लाइन गलत हो जाती है, क्योंकि आइसोटोप पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा, एक्सेप्शन हो गए ना। बात समझ में आई? जब भी आप साइंस पढ़ोगे बच्चों तो आप एक्सेप्शन पढ़ोगे। पॉइंट क्लियर है? अपन ने कहा कि भाई, इसने कहा था कि भाई सेम एलिमेंट एक जैसे होंगे, और ये बात सही भी थी कई हद तक, लेकिन जब आइसोटोप की एंट्री हुई तो आइसोटोप ने कह दिया कि भैया ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि भाई हम लोग भी तो हैं, जहाँ पे हम लोगों का क्या एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब थर्ड वाले में इसने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट है जिनका डिफरेंट मास होगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास होगा। जैसे कार्बन का अलग है तो हाइड्रोजन का अलग होगा, तो नाइट्रोजन का अलग होगा, तो ऑक्सीजन का भी अलग होगा। ये बात तो सही है, सबके एलिमेंट अलग अलग हैं, सबके एटम अलग अलग हैं, तो इसका मतलब इनका वेट भी अलग अलग होगा। पर यहाँ पे एक और टर्म निकल के आई जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है बच्चों वो सेम हो जाता है। जैसे कैल्शियम और ऑर्गन की बात कर लेते हैं एग्जांपल। कैल्शियम में बच्चों Ca और ऑर्गन आ जाता है, जिसके अंदर अगर आप इसका वो देखते हो एटॉमिक नंबर इसका है 20, इसका 18, लेकिन जब हम इसका वेट देखते हैं तो दोनों का वेट बच्चों 40 निकल के आता है। बात समझ में आई? कई ऐसा एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, जब आप आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो बच्चों उसी के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, इनके गुण निकल के आते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, दो चीज़ें देखी। एक तो होता है आइसोटोप में हमने कहा कि एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है, लेकिन उसका मास बदल जाएगा। मास बदलने से हमारा सेकंड पोस्टुलेट भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर? थर्ड पोस्टुलेट ने कहा था डिफरेंट एलिमेंट है तो भैया उनका मास अलग अलग होगा, अलग एलिमेंट है अलग मास होगा, सीधी बात है। लेकिन जब यहाँ पे नई एंट्री हो गई किसकी, आइसोबार की, तो आइसोबार ने क्या कह दिया कि भाई एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, एटॉमिक मास इनका, एटॉमिक वेट जो होता है बच्चों सेम हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, कैल्शियम और ऑर्गन अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों का एटॉमिक नंबर अगर अपन देखिए इसका 18 इसका 20, लेकिन जब वेट निकाला गया, वेट देखा गया तो वेट हो गया 40। और ये वेट अपन को हमेशा ध्यान रखना, वेट जो बदलता है ना बच्चों किसकी वजह से बदलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सेंटर में पाए जाते हैं। अभी अपन ने समझा ना, एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा तो हमने क्या कहा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि वो एटॉमिक नंबर बताता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मास बताते हैं। बात समझ में आई? एटम का स्ट्रक्चर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया ना, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। भाई ये एटम है, एटम के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ बार बार घूम रहे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन तो बताता है आपका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किससे बताओगे, इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके क्या बताएंगे आपको, एटॉमिक वेट बताएंगे। तो अगर ये वेट बढ़ रहा है तो इन दोनों का हाथ होगा इसमें। कैसे होगा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे,
पर आपको इतना समझ लेना है कि अगर वेट बढ़ रहा है तो मतलब इन दोनों का हाथ है, कोई ना कोई किसी ना किसी का नंबर बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसको डिटेल में हम देखेंगे आगे, पर आप ये समझ लो कि भाई कम ज़्यादा क्यों हो रहा है। आइसोबार की बात कर रहे हैं हम कि भाई दोनों का तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन वेट सेम आ रहा है, इसका मतलब वेट में क्या होगा, एक ना एक का तो बड़ा होगा, एक ना एक का बड़ा होगा, तो बड़ा भी किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से। आइसोटोप की अपन ने बात करी थी, तो उनका क्या हो रहा था, उनका भी तो एटॉमिक मास क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। एक ही एटम का एटॉमिक मास बदल रहा है, तो किसकी वजह से बदल रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। उनमें से किसी ना किसी का नंबर ज़्यादा होगा तभी तो ये बढ़ रहा है। पॉइंट क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, ये तीसरा वाला भी गलत हो गया, तीसरा वाला पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक है। उसके आइसोबार में क्या बताते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो सेम है। अब डाल्टन ने क्या बताया, हाँ? एटॉमिक वेट बताते हो ना बाहर, तो बाहर किसकी वजह से बताते हो, जो सेंटर में चीज़ पड़ी हुई है वो, ठीक है। जो अपन ने क्या कहा, कोई भी चीज़ है, चीज़ के बीच में सेंटर है ना, सेंटर के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा दोनों का आपस में, लेकिन वेट बढ़ेगा किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, दोनों बीच में सेंटर में है। इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा चारों तरफ, तो उसकी वजह से वेट पता नहीं चलता। वेट किसकी वजह से पता चलता है, जो एक जगह बैठे हुए हैं शांति से, वो क्या करेंगे, वो वेट बताएंगे। तो इस वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एक जगह बैठे रहते हैं, सेंटर में बीच में पाए जाते हैं, उनकी वजह से हमें पता चलता है वो वेट कितना है। बात समझ में है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये दो पोस्टुलेट, तीन पोस्टुलेट गलत हो गए। अब थर्ड वाले में क्या कहा था, डाल्टन ने जो बताया था भाई डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग होगा, शेप अलग होगा, लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो हमने ये भी देखा भाई डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन इनका मास तो सेम ही आ रहा है। आइसोबार, जिनको आइसोबार कहा जाता है, भाई डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनका मास तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया, एक तरह से गलत हो गया। बात समझ में आई, मॉडर्न थ्योरी किस तरीके से बता रही है, ठीक है। अभी क्या होता है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमने क्या कहा था कि एटम कंबाइन होते हैं सिंपल रेशो में। कई बार कई मॉलिक्यूल में जब आप देखोगे तो ये जो रेशो होता है कंबाइन होने का, वो कई बार चेंज हो जाता है, कई बार फ्रैक्शन में भी हो जाता है। कई बार अलग अलग मॉलिक्यूल में जो अपन बात कर रहे थे ना, रेशो आपने देखा था, कुछ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप देखोगे, जैसे कितने बड़े बड़े अपन कंपाउंड देखते हैं, उन बड़े बड़े कंपाउंड में ये रेशो भी है ना बदल जाता है। पॉइंट समझ में आया। इसने कहा सिंपल रेशो में जुड़ेंगे, वो रेशो कई बार क्या हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, सिंपल रेशो से वो कॉम्प्लेक्स रेशो भी बन सकता है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये तो क्या था, जब 1808 में इससे देखा था तो कुछ ना कुछ कम से कम एलिमेंट पे अध्ययन किया और उसको निकाल के इससे थ्योरी दे दी, लेकिन आगे और डिस्कवरीज हुई, आगे आइसोटोप के बारे में पता चला, आइसोबार के बारे में पता चला, जो कि जॉन डाल्टन के टाइम नहीं थे। इस वजह से इसके पोस्टुलेट क्या हो गए, गलत हो गए, और नई मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें बच्चों, पोस्टुलेट लेके आए। जब तक नए नहीं आए थे तब तक इसने अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन जब नए एलिमेंट पता चला, जब तक आइसोटोप और आइसोबार को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इसकी थ्योरी के बाद जब रिसर्च हुई और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसके बारे में थ्योरी पे डिस्कस किया, डिस्कवर किया, तब जाके बच्चों ये चीज़ लेके आए सामने। और ये थ्योरी आते ही फिर इसके पोस्टुलेट क्या होने लग गए, गलत होने लग गए। पॉइंट समझ में आ गया। जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है एटॉमिक किसके बारे में, और फिर अपन ने देख लिया इसमें क्या लिमिटेशंस थी, और फिर मॉडर्न थ्योरी ने अपन को क्या क्या पोस्टुलेट बता दिए। क्लियर है। अब अपन चलते हैं अपने आगे वाले हाइपोथेसिस पे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं अपन आगे। ये थ्योरी समझ में आ गई ना अच्छे से, हटा दो इसको। अभी जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना एटम का, तो एटम के स्ट्रक्चर में और भी चीज़ें बहुत डिटेल में हमको आसान धीरे धीरे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और वो सारी आएगी अपने सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये तो क्या है बच्चों, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, अभी जो कल आपने पढ़ा, कल तक तो लॉ पढ़ लिए सारे। अब एक हाइपोथेसिस आने वाला है जिसमें डाल्टन की थ्योरी काम आएगी।